हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू चूज़ योर परफेक्ट कार। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है गाड़ी लेते वक्त कि हमें पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए या डीजल लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए जाए या किस टाइप का हमें ट्रांसमिशन लेना चाहिए, कि हमें मैनुअल लेनी चाहिए, ऑटोमेटिक लेनी चाहिए। उसके बाद भी एक कन्फ्यूज़न जो रहता है कि हमें किस बॉडी टाइप की कार लेनी चाहिए, कि एसयूवी लेनी चाहिए, सेडान लेनी चाहिए या हैचबैक लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि एंड तक जाते जाते आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए। तो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है फ्यूल टाइप। तो यही सबसे पहला मेजर पॉइंट होता है जिसके वजह से आप अपनी कार डिसाइड कर पाते हैं। तो बात कर लेता हूँ पेट्रोल और डीजल की, साथ में ही बात करूँगा क्योंकि लोगों को इनमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी होती है, डेली टू डेली कम्यूट भी है आपका, और आप लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पे भी जाते हैं, तो आपको फिर डीजल के लिए जाना चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़ती है। और अगर आपका बस यही है कि आप वीकेंड में एक दो बार गाड़ी निकालते हैं और कभी कभार ट्रिप पे जाते हैं, तो आपको फिर पेट्रोल के लिए जाना चाहिए। अब इसमें भी लोगों को एक वो कंसर्न रहता है कि भाई अगर हम ज़्यादा चला रहे हैं तो क्यों न हम सीएनजी पर चले जाएँ। तो उसका भी मैं आपको डाउट अभी बाद में क्लियर कर दूंगा। तो पहले डीजल और पेट्रोल के बारे में ही डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक डीजल गाड़ी लेते हैं तो एवरेज कॉस्टिंग जो है पेट्रोल से उसकी 1-1.5 लाख पहले ही एक्स्ट्रा हो जाती है। प्लस डीजल की गाड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 10 साल है। तो अगर आप उसकी एवरेज कॉस्ट को देखेंगे तो पर ईयर डीजल की गाड़ी आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी। और अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी नहीं है और आप किसी के कहने पर एक डीजल गाड़ी ले लेते हैं तो फिर वो आपके लिए एक घाटे का सौदा रह जाएगा एट दी एंड। तो उसमें आपको पेट्रोल गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने किसी के कहने पर डीजल गाड़ी लेनी थी और आपने पेट्रोल गाड़ी ले ली, ये सभी पॉइंट देखते हुए कि भाई वो 10 साल चलेगी या उसकी सर्विस ज़्यादा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, बट आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो फिर आपका क्या नुकसान होगा कि आप मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने 1500 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई महीने की, और आपका पेट्रोल और डीजल में 2 या 3 रुपये किलोमीटर का भी अगर आपका औसत आ रहा है, तो आपका साल में जाके एक बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा जो आपको डेली आपकी पॉकेट पर बहुत हैवी पड़ने वाला है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा कि उस टाइम में डीजल गाड़ी ले लेता। तो इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या करना है, सिर्फ इतना कि भाई आपकी रनिंग कितनी है, रेट कितना है इस टाइम डीजल और पेट्रोल का, उसको डिवाइड करके अपना एवरेज वगैरह से आपको अपनी एक कॉस्ट निकाल लेनी है कि मेरी पर किलोमीटर इतनी कॉस्ट आएगी और मेरी गाड़ी की सालाना कितना मेरा जेब पे वो पड़ने वाली है, ये चीज़ देखते हुए। और उसकी वैलिडिटी भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि 10 साल चलेगी या 15 साल चलेगी। और शुरू में वो वाला पॉइंट भी ध्यान रखना कि वो 1-1.5 लाख रुपये महंगी आती है डीजल इससे। तो इसी चीज़ में मैं बात कर लेता हूँ कि भाई डेली रनिंग ज़्यादा है, बट आपको वो वाला दिक्कत है कि भाई वो 10 साल ही चलेगी और काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, तो आप उसमें सीएनजी जरूर जा सकते हैं। सीएनजी के साथ आपको एक बेनिफिट है कि वो आपको एक तो 15 साल की वैलिडिटी मिलेगी गाड़ी के साथ, प्लस उसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन है। दूसरा, सीएनजी की कॉस्ट कम है और वो इजीली अवेलेबल है। अगर आप एनसीआर के एरिया में है और उसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत ही कम है, आप देख लीजिएगा, अगर आप गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं या 2-3 लोग जा रहे हैं, तो आपकी पर पर्सन कॉस्ट जो है वो आपकी एक बाइक से भी कम पड़ेगी। और आप सेफ जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आप एसी कुछ भी मौसम हो उसमें भी आपको भाई गाड़ी का तो आपका अलग ही है, बाइक से तो फायदेमंद ही रहेगी। तो आपको उसमें सिर्फ सीएनजी के लिए ही जाना चाहिए। तो बात करें लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह की, अगर आप सीएनजी से भी जा रहे हैं तो एक सीएनजी टैंक में अगर आपकी 200 किलोमीटर भी गाड़ी जा रही है तो 200 किलोमीटर की रेंज में आपको दूसरा सीएनजी पंप मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो पेट्रोल तो है ही आपकी गाड़ी। और आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, अगर आप डीजल गाड़ी से जाते हैं और सीएनजी प्लस पेट्रोल चला रहे हैं तो लगभग सेम ही रहेगा। तो आप उसमें सीएनजी भी जा सकते हैं। अगर आपको डेली टू डेली कम्यूट है, आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, वीकेंड में बस थोड़ा बहुत घूमना है और कभी कभार ट्रिप पे जाना है, तो आप पेट्रोल प्लस सीएनजी के लिए भी जरूर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो इलेक्ट्रिक हमारा फ्यूचर है, हमें पता है, बट अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक के लिए सिर्फ एक समस्या है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ी हर कंपनी की नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, उनके प्राइसेस थोड़े हाई हैं। और फिर क्या है कि एक जो है रनिंग काफ़ी कम है, माइलेज कम है, अभी 150-200 किलोमीटर की रेंज मिलती है जो कि सफिशिएंट नहीं है। अगर आप डेली टू डेली कम्यूट कर रहे हैं, आपका सेकेंडरी व्हीकल है इलेक्ट्रिक, तो भाई बहुत अच्छा है कि आपके पास एक प्राइमरी गाड़ी है जो डीजल या पेट्रोल है, आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट आपको डेली ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है या अपना शॉप तक जाना है, बिजनेस है आपका, 100-150 किलोमीटर मैक्सिमम रनिंग है आपकी दिन की, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जा सकते हैं क्योंकि उसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत कम आएगी और वो अपनी कीमत आराम से निकाल देगी आपकी उसी खर्चे में जो आपका पेट्रोल या डीजल पे आप इन्वेस्ट करते। तो अगर आपका सेकेंडरी व्हीकल है और आपका अर्बन एरियाज में रहना है तो वो जरूर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आपको अगर लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पे जाना है तो अपनी पेट्रोल डीजल कार यूज़ कर लीजिए, और ऑफिस वगैरह जाना है तो आप अपनी इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर लीजिए। बट मैं इलेक्ट्रिक के लिए अब भी उन लोगों को मना करना चाहूँगा जो शुरू में ये देख लेते हैं कि भाई रनिंग कॉस्ट कम है, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। एग्जांपल ले लेता हूँ नेक्सॉन का ही कि 12 लाख में पेट्रोल डीजल लेंगे, 17-18 लाख में हम इलेक्ट्रिक ले लेते हैं, आपकी रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं रहेगी,
5-10 साल में तो इतने में हम उसका डीजल निकाल देंगे, इतने में तो हमारी गाड़ी की हम कीमत निकाल लेंगे, ये सब चीज़ सोचनी है। बट अगर आप कहीं गाँव वगैरह में रह रहे हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना कि 100-150 किलोमीटर की रेंज के साथ आप कहाँ जा सकते हैं। अगर आपको दिन में कहीं मान लीजिए 70 किलोमीटर भी जाना और आना हो गया तो वो 140 किलोमीटर हो गए, तो आपको एक मन में हमेशा डर बना रहेगा कि भाई कहीं जाम ना मिल जाए या क्या हो जाए, कहीं जाना ना पड़ जाए एक्स्ट्रा। वो आपके साथ एक पॉइंट हो सकता है दिक्कत का। और आपके पास जो है कि गांव वगैरह में आपको चार्जिंग स्टेशन भी नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ क्या काम चलाना पड़ेगा, जो आपके घर पे आपने चार्जिंग का स्लॉट लगा रखा है उससे ही सिर्फ आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर ट्रिप्स वगैरह पे भी जा रहे हैं, मान लेते हैं आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल भी गया तो उनमें चार्जिंग टाइम है, काफ़ी अच्छा चार्जिंग टाइम लगता है, तो आपको वहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप एक सेकेंडरी व्हीकल देख रहे हैं तो ही इलेक्ट्रिक के लिए जाएं। अभी मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप अपना प्राइमरी व्हीकल है और आप इलेक्ट्रिक ले लें, तो आप उसका अपनी गाड़ी का पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कि अगर आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं तो मैंने काफ़ी ऐसी नेक्सॉन देखी है कि जहाँ हाईवे की लिमिट 100 है और वो 60 के आसपास चल रहा है, क्योंकि भाई रेंज नहीं है उतनी। अगर वो ज़्यादा चलाएगा तो उसकी रेंज कम हो जाएगी, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो मैं एक बार इसे ब्रीफ कर देता हूँ फ्यूल टाइप को। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलानी है तो आप डीजल के लिए जाइए। बट अगर आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलानी है और आपको साथ वो वैलिडिटी वाला भी सीन है कि भाई नहीं मेरे को तो 15 साल ही गाड़ी चलानी है, 10 साल में मैं अपनी गाड़ी के मतलब आराम से उसकी कीमत नहीं वसूल पाऊंगा, तो आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी में जाना है। बट अगर आपको गाड़ी भाई वीकेंड्स कभी कभार टूर ट्रेवल पे जाना है तो बस उसके लिए फिर आपको पेट्रोल है। और अगर आप एक सेकेंडरी व्हीकल ढूंढ रहे हैं, प्राइमरी व्हीकल आपके पास है बट वो सेकेंडरी व्हीकल ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, 100-150 किलोमीटर की रनिंग है और आपकी रनिंग कॉस्ट भी ना आए, तो आप फिर इलेक्ट्रिक के लिए जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। यह है ट्रांसमिशन टाइप। लोग बाग इसमें भी काफ़ी गलती करते हैं कि भाई किसी के कहने पे शुरू में ले लिया कि भाई मैनुअल ले लिया, बट आपकी ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग आपकी मेनली है सिटीज़ में, वो भी मेट्रो सिटीज़ में। सुबह भी आपको ट्रैफिक में फंसना है और शाम को भी ट्रैफिक में, फिर आपको डेली परेशान होना पड़ता है भाई मैनुअल में बार बार क्लच दबाओ, गियर शिफ्ट करो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपको देखना है। तो मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसमें IMT के बारे में भी बात करूँगा कि काफ़ी गाड़ी आने लगी है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के टाइप भी। तो शुरुआत में बात कर लेता हूँ मैं मैनुअल ट्रांसमिशन के बाद। तो देखो ये मैनुअल का भी अपना एक सीन है कि मतलब कुछ लोगों को सिर्फ पसंद ही मैनुअल आती है कि भाई उनका ये है कि भाई हमें तो मैनुअल में ही मजा आता है, तो उनके लिए तो फिर ये पॉइंट की कोई बात ही नहीं है। बट जो कोई फर्स्ट टाइम बायर है उसके मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कि मैं मैनुअल लूँ या फिर मैं ऑटोमेटिक लूँ। तो मैनुअल भाई उनके लिए है कि जिन्हें बार बार गेट शिफ्ट नहीं करना है, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं चलाना है, खुली रोड है, आराम से चलाना है, मतलब एवरेज भी अच्छा देती है, तो मैनुअल के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आपको सिटी ड्राइव ही करनी है, आपको हाईवे कब जाना, महीने में 1 बार 2 बार मैक्सिमम, तो फिर आप भाई ऑटोमेटिक गाड़ी ही लें। उससे भाई आपको चलाने में थोड़ा सा आराम रहेगा और आपको लगेगा कि भाई हाँ थोड़ा सुकून है, बार बार कौन गियर बदले, बार बार कौन क्लच दबाए। और अगर आपको मैनुअल का ही मज़ा लेना है बट आपको वही चाहिए, वो वाली सुविधा आपको ऑटोमेटिक वाली कि बार बार भाई क्लच ना दबाना पड़े, तो आप IMT के लिए जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि थोड़ा सा जो मैनुअल की कॉस्टिंग है ना, मेंटेनेंस कॉस्टिंग, वो कम रहती है ऑटोमेटिक के मुकाबले। ऑटोमेटिक में ज़्यादा मेंटेनेंस है, अगर आपका कभी वियर एंड टीयर होता है तो आपकी कॉस्ट डायरेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है मैनुअल के मुकाबले। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। तो जो कि हमारा एक थर्ड पॉइंट है वो है कार की बॉडी टाइप। लोगों को पता ही नहीं है, मतलब बस चल रहा है ट्रेंड कि भाई कॉम्पैक्ट SUV ले लेते हैं, कॉम्पैक्ट SUV की भाई उसने कॉम्पैक्ट लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, या उसने हैचबैक लिया मैं हैचबैक ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं गाड़ी लेने से पहले। तो मैं बॉडी टाइप में 4 बॉडी टाइप की बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि भाई प्रीमियम हैचबैक के अंदर चले जाएँ, ऐसे नहीं करेंगे, सीधा सिंपल पॉइंट्स में रखते हैं। पहला बॉडी टाइप जो होता है वो हैचबैक। लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उसमें भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ एग्जांपल लेके, कि जैसे अपनी स्विफ्ट हो गई, बलेनो हो गई, इन टाइप की गाड़ियों को हम हैचबैक की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है सेडान कार की, जो मतलब होती है जो जिनमें पीछे डिग्गी होती है। मतलब मैं एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे हुंडई वर्ना हो गई, होंडा सिटी हो गई, रैपिड हो गई या स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, इन गाड़ियों को हम सेडान की कैटेगरी में रखते हैं। एक कैटेगरी आती है हमारी SUV, जो टॉल बॉडी होती है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि मतलब 7 सीटर हो, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस हो, रियर व्हील ड्राइव हो, ये सब चीज़ पॉइंट मतलब वो एक SUV बॉडी टाइप में आ गई। और एक आ रही है कॉम्पैक्ट SUV, मतलब कि आपको भाई सीटिंग तो 5 ही चाहिए बट आपको बॉडी टाइप जो चाहिए वो SUV चाहिए। आपको पसंद क्या है, ऊंची गाड़ी पसंद है, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस हो, आप कहीं भी थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह में से आराम से ले जाएं, बट आपको चाहिए 5 सीटर, तो उनके लिए कॉम्पैक्ट SUV है। तो मैं इसमें भी आपको डिफाइन कर देता हूँ कि भाई किसको क्या गाड़ी लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपका देखो बजट है और आपको चाहिए एक छोटी गाड़ी जो हाँ मतलब पार्किंग की दिक्कत ना हो, सिंपल है कि बस एक फैमिली कार चाहिए, थोड़ी बहुत आप कभी कभार ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ही बूट स्पेस चाहिए, ज़्यादा बूट स्पेस की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 1 या 2 बंदे डेली चलते हैं, टूर एंड ट्रिप पे ही 3 या 4 बंदे जाएंगे तो उनका लगेज आराम से आ जाए।
और आप इतना कंफर्टेबल बैठ जाएं, तो उनके लिए एक हैचबैक गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि ना तो पार्किंग का झंझट है, आराम से कहीं भी पार्क कर सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह में कहीं से ईजी ले जाए, और आपके लिए स्पेस काफ़ी मिल जाएगा और कम बजट में आपका एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं आपको अगर उसमें प्रीमियम नेक्स्ट चाहिए, बट आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपको प्रीमियम गाड़ी चाहिए, बट आपके साथ दिक्कत क्या है कि पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, ये सब समस्या है, तो आप प्रीमियम हैचबैक के लिए जा सकते हैं। उसी में प्रीमियम हैचबैक मतलब i20 वगैरह के लिए आप जा सकते हैं उसी में। अब बात करते हैं सेडान। अब ये यहाँ अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि फिलहाल जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन चला हुआ है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए जाते हैं। तो जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का बजट है, तो मेनली उसी में काफ़ी सारी हमारी सेडान गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। तो लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई हम अब सेडान ले लेते हैं, अब सेडान गाड़ी की। तो यहाँ पे जो है आजकल बड़ा कन्फ्यूज़न सा बना हुआ है कि भाई हम सेडान गाड़ी पे जाएं ना जाएं, क्योंकि आजकल जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है। हर कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाना चाहता है कि भाई मैं भी बड़ी गाड़ी लेता हूँ, वो देखने में थोड़ी सी बड़ी है, बल्कि है, अच्छा रोड प्रेजेंस मिलेगा मेरे को। बट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग है और आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जिसमें अच्छा खासा बूट स्पेस हो, मान लेते हैं कि आपको कभी कभार ट्रिप पे जाना है, वो भी हाईवे ट्रिप पे जाना है, तो आपको सेडान के लिए जाना चाहिए। या फिर आपको सिर्फ ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाएगा, आपको पीछे रियर सीट पे बैठना है, आराम से आपको ऑफिस तक ट्रेवल करना है, तो आपके लिए सेडान गाड़ी बनी है। अच्छी हाईवे स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छा कंफर्ट मिलेगा आपको। बस एक जो प्रॉब्लम रहती है सेडान के साथ, वो ग्राउंड क्लियरेंस की रहती है, बट वो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, वो आपकी अच्छी स्टेबिलिटी ही बनाएगा, तो आप एक सेडान के लिए जा सकते हैं। और बात करते हैं जो कि आज के टाइप में मतलब ट्रेंड में ही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी। आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी कब लेनी चाहिए? कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको जब लेनी चाहिए कि आपको एक फैमिली कार चाहिए 5 सीटर, बट आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। आपको ये दिक्कत है कि भाई आपको जहाँ आप रहते हैं आपका वहाँ थोड़ा बहुत मतलब रोड वगैरह खराब है, आपको कभी कभार थोड़ा बहुत ऑफ रोड जाना पड़ जाता है, या आपको गाँव वगैरह भी ट्रैवल करना पड़ता है, उनके लिए ही कॉम्पैक्ट एसयूवी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपको उसमें क्या है, वो इंजन वगैरह, स्पेसिफिकेशन वगैरह, साइज़ वगैरह वो सब तो आपको मिल जाएगा थोड़ा कम, बट जो आपको फील मिलेगा वो मिलेगा एसयूवी का, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा होगा, थोड़े टायर की प्रोफाइल अच्छी होगी, तो आपको उसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं जो लास्ट है वो है एसयूवी। मतलब उसका तो अगर आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो उसका इंडिया में कोई ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ आपको तो फिर एसयूवी पे ही जाना पड़ेगा, तो उसमें तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो आपको ऐसे ही डिसाइड करना है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए जिसमें आप 2-3 लोग आराम से जा सकते हैं, कभी कभी ट्रिप पे जाना हो, पार्किंग इशू है आपके साथ, ट्रैफिक वगैरह में चलाना है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह आपको ये है कि भाई लग वग ना जाए, तो आपको सिर्फ एक हैचबैक के लिए जाना चाहिए। फिर आपको बड़ी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, वो बाद में आपको दिक्कत देगी पार्क वगैरह करने में, ट्रैफिक में चलाने में, और वो आपको थोड़ी कॉस्टली भी पड़ेगी। तो फिर आपको मतलब एक हैचबैक ही ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको अगर एक कंफर्टेबल हाईवे के लिए अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाए, आप ट्रिप्स वगैरह पे जाना चाहते हो, तो फिर आपको एक सेडान गाड़ी लेनी चाहिए जिसमें आपको रियर सीट कंफर्टेबल वगैरह सब मिल जाए। और अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसमें आप 5 जने आराम से जा सकें, लगेज भी आ जाए आपका, और आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए, तो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए जाना चाहिए। और 7 सीटर में तो ऑप्शन ही नहीं है एसयूवी। तो मैं बात कर लेता हूँ कि आपको अब इन 3-4 पॉइंट को मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। तो मतलब आपको पहले देखना है कि आपका देखो एक बजट क्या है। अब मान लेते हैं कि आपका एक बजट, मान लेते हैं कि आपका 10 से 12 लाख आपका एक बजट है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये बनाना है कि भाई अब आपको शुरू वाले 4 पॉइंट ध्यान रखें कि आपको पेट्रोल लेनी है, पेट्रोल सीएनजी लेनी है, आपको इलेक्ट्रिक लेनी है या डीजल। तो उन चारों में से आपने डिसाइड कर लिया। एग्जांपल मान लेता हूँ आपने डीजल ले लिया, ठीक है। फिर आ गए आप ट्रांसमिशन टाइप पे कि आपको भाई देख लिया कि भाई मेरे को मैनुअल लेना है या ऑटोमेटिक। मान लेता हूँ कि आपको एक मैनुअल ड्राइव लेना है, तो आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि आपको एक मैनुअल गाड़ी चाहिए और आपको एक डीजल गाड़ी चाहिए, और बजट आपका फिक्स है 10 से 12 लाख। तो 3 चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं मान लेता हूँ कि तीसरी चीज़ भी आपके मन में चलो क्लियर है कि आपको भाई शुरू से ही मन था कि भाई नहीं अब तो इस बार एसयूवी लेंगे या सेडान लेंगे आप, तो वहाँ तो आपका क्लियर ही हो गया कि आपको एक एसयूवी चाहिए, 10 से 12 लाख में चाहिए, मैनुअल ड्राइव चाहिए और वो डीजल हो। दूसरा अगर आपको वहीं सेडान चाहिए थी तो मतलब सेम चीज़ है, सेडान चाहिए 10 से 12 लाख, मैनुअल ड्राइव, डीजल। बट अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपकी 3 चीज़ें ही क्लियर हैं। आपका 10 से 12 लाख का बजट है, मैनुअल ड्राइव और डीजल। फिर आपको करना है कि आपको चूज़ करना है कि मेरे 10 से 12 लाख में भाई हुंडई है तो हुंडई में ये गाड़ी आ जाती है, भले ही वो सेडान हो या कॉम्पैक्ट एसयूवी। आप 2 चीज़ में कंफ्यूज हो, दोनों गाड़ी देखना कि भाई सेडान में मेरे पास ये ऑप्शन है और कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये है। आपको ऐसे 5-6 गाड़ियाँ आपको अपनी मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है कि भाई हुंडई की ये है, टाटा की ये है, ऐसे करके आपने कर ली। और मतलब यही है कि 5-6 गाड़ी आप शॉर्ट कर पाओगे क्योंकि आपने पहले से ही 2 फिल्टर लगा दिए, मैनुअल और डीजल। और तीसरा फिल्टर होगा आपका प्राइस का कि 10 से 12 लाख। तो मान लेते हैं आपने 5-6 गाड़ियाँ आपने उसमें शॉर्ट लिस्ट कर ली, तो फिर आपको उसमें से कैसे डिसाइड करना है। तो आपको मतलब उसमें 2-3 दिन मैंने देने पड़ेंगे। पहले तो आपको जाना भाई शोरूम विजिट करना, एक ही दिन अपना विजिट करना शोरूम,
तो उस दिन जाके आपको क्या करना है, मतलब कि पहले आपको जो जो आपने गाड़ी शॉर्टलिस्ट करी है उन्हें जाना है, उन्हें देखना है, उनसे सिर्फ वो वाला वेरिएंट देखना है कि जो आपके बजट में है। कार कंपनीज डीलर क्या करते हैं कि आपको लेना तो बेस वेरिएंट है, आपको वो दिखाएंगे जाके कि ये टॉप एंड वेरिएंट है, उसके फीचर बताएंगे, आपको बैठाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, आपको गाड़ी पसंद आ जाएगी। बट जब आप अपनी देखेंगे तो भाई यार इसमें तो कुछ फीचर ही नहीं है, ये तो मतलब खाली खाली सी लग रही है, वो चीज़ नहीं। आपको जो बजट अपना देखना है, जाना है भाई 10 से 12 लाख डीजल गाड़ी मैनुअल, मेरे बजट में कौन सा वेरिएंट आ रहा है इसका, वो वेरिएंट आपको देखना, अपना आराम से देखना कि भाई ये इसकी बूट स्पेस है, हाँ ये इसमें फीचर्स हैं, ये सब देख लेना, एक दिन देख लेना। तो कुछ गाड़ियाँ आपकी वहाँ हो जाएंगी अपनी ख़त्म कि नहीं भाई इस वाली में इससे अच्छे फीचर थे, ये देखने में ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, अच्छी इसकी रोड प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी लग रही है, लुक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको हमने शॉर्टलिस्ट कर ली, मान लिया कि आपके 5 में से 2-3 ऑप्शन पे आ गए आपके, मतलब 3 या 4 ऑप्शन अब भी आपके पास रह गए। तो फिर आपको क्या करना है, एक दिन और चूज़ करना है, उस दिन आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है। और टेस्ट ड्राइव लेने का मैं आपको सही तरीका बता देता हूँ। कंपनी वाले क्या करते हैं, आपने लेनी थी भाई मैनुअल गाड़ी डीजल, वो गए कि नहीं सर हमारे पास तो टेस्ट ड्राइव में ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप ऑटोमेटिक चला के देख लीजिए। अब तो ये वाली बात होगी कि मतलब मेरे को लेनी मैनुअल है, चलानी मैनुअल है, मेरे को ये भी तो देखना भाई क्लच ट्रेवल कितना है, गियर शिफ्ट कैसा है। तो मैं मतलब डीजल में उसे मतलब ऑटोमेटिक में कैसे समझ पाऊंगा उस चीज़ को कि वो मेरी गाड़ी भाई मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। तो यहाँ पर आके आप उनसे कह सकते हैं कि नहीं भाई मेरे को डीजल मैनुअल लेनी है, तो भाई मेरे को उसकी टेस्ट ड्राइव कराओ, और वो करा देंगे। अपनी सर्विस सेंटर वगैरह में गाड़ियाँ रहती हैं उनसे करा देंगे। तो आपको टेस्ट ड्राइव लेते वक्त क्या देखना है, पहले तो आपको कोशिश करना है कि भाई पहले आपको खाली गाड़ी चलानी है, एक बंदा आपके साथ जाएगा, आप चलाओ अपनी गाड़ी चला के देखो। फिर आपकी फैमिली मतलब 4 पर्सन की है, तो फिर आप हो गए एक कंपनी का बंदा, फिर वापस आओ 2 बंदे बैठाओ, फिर आप 4 बंदे चला के देखो, 4 बंदे बैठ के फिर चला के देखो कि गाड़ी में क्या फील है, मतलब कितना पावर में फ़र्क आ रहा है, क्या है वो सब चीज़ देख के। क्योंकि आपको कंफर्ट का भी जब ही पता लगेगा कि आपकी गाड़ी कैसी है, क्योंकि शोरूम में बैठ कर आप गाड़ी में बैठ गए तो वहाँ तो आपको कंफर्टेबल ही लगेगी। गाड़ी खड़ी आपको क्या पता कि रोड पे वो गद्दियों में या गड्ढे में, स्पीड ब्रेकर पे, बम्प्स पे कैसा परफॉर्मेंस करेगी, वो आपको चलाने के बाद ही पता लगेगा। उसमें क्या बेनिफिट है, जब आप 4 लोगों को बैठाएंगे, एक तो आपको पावर का पता लग जाएगा गाड़ी का, ठीक, गियर का पता लग जाएगा भाई गियर शिफ्ट कितने फ्रिक्वेंट करने पड़ रहे हैं। तीसरा आपको क्या, रियर सीट कंफर्टेबल प्लस स्पेस का भी आपको अपने हिसाब से पता लग जाएगा कि भाई मेरे हिसाब से है या नहीं है। तो आपको ऐसे करके भाई 2 या 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों को देखना है चला के, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि भाई अब ये 2 गाड़ी मेरी हैं, मेरे को समझ में आ गया कि ये 2 गाड़ी मेरे हिसाब से ठीक है, चलने में ठीक है, स्पेस में ठीक है, कंफर्टेबल लग रही है मेरे को, प्राइस भी ठीक है, मेरी सारी नीड इसमें फुलफिल हो रही है। तो फिर आपको उन 2 गाड़ी में से कैसे आपको चूज़ करना है उस चीज़ की मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपको जो देखना है, फिर आपको देखना है कि कितनी गारंटी वारंटी दे रही है कंपनी, क्या गुडविल है कंपनी की, कि नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है, क्या रीसेल वैल्यू आपको गाड़ी ऑफर करेगी। आपको क्या देखना है, क्या ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं। मान लेते हैं एक गाड़ी आपने देखी, सेम प्राइस सेम बजट, लगभग इंजन ऑप्शन वगैरह, माइलेज वगैरह सब चीज़ें बराबर हैं, बट अब मैं बता देता हूँ, एक तो दे रही है आपको 3 साल की वारंटी दे रही है, एक कंपनी आपको 5 साल की वारंटी दे रही है, प्लस दूसरी कंपनी जो है वो काफ़ी रिनोन ब्रांड है और वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, तो उसका क्या है, रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिल जाएगी, तो आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप ऐसी गाड़ी बिल्कुल मत देखना जो आपको, जिसका फेसलिफ्ट वेरिएंट आ रहा हो या जिसकी बिल्कुल नई जनरेशन आ रही हो। अब एग्जांपल है कि आपने एक गाड़ी ले ली भाई, वो अच्छी लगी, आपको पसंद आ गई, बट आपने को पता था कि भाई इसका वेरिएंट आने वाला, आपने फिर भी ले ली। अब आप जाते हैं अपनी पहली सर्विस पे करा लाए, दूसरी सर्विस, फिर 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे आप जा रहे हैं, जब तक गाड़ी नई लगती है, आपको 1 साल ही हुआ है गाड़ी को, और आप शोरूम पे गए, देख रहे हैं कि भाई नया मॉडल आ गया, बिल्कुल सब चीज़ें चेंज हो गई, आप शोरूम पे जा रहे हैं, आपको दिख रहा है भाई ये तो अभी 1 साल हुआ है और मेरी गाड़ी पुरानी भी हो गई। तो फिर कहीं ना कहीं मन में खटकेगा कि भाई इससे तो रुक जाता, या ये वाली नहीं वो वाली ले लेता मैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, कौन सी गाड़ी का वेरिएंट नया आ रहा है, फेसलिफ्ट आ रहा है, नई जनरेशन ही आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके लिए भी रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से अपना डिसीजन ले, क्योंकि आप अपने 10-12 लाख रुपए जो भी आप अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड अर्न मनी है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो आप ऐसे करके सारे पॉइंट बाय पॉइंट अपना देख के ऐसे एक अपनी परफेक्ट गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसमें जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।